जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं साइंस महासीरीज के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों हम एक एपिसोड पढ़ा दिए हैं जिसमें लगभग 15 या 20 क्वेश्चन करवाए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से होगा। 15 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आज होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों यदि आप भी सपना देखे हुए हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 400 प्लस स्कोर करें, तो देखिए चैनल यूट्यूब पे बहुत सारा फेक ऐसा है कि बोलेगा कि इतना लगा देंगे, 480 प्लस करवा देंगे, बट वैसा होता नहीं है। आप को किसी का भी वीडियो देखिए, आप एक चैनल का रेगुलरिटी देखिए, मतलब जो चैनल रेगुलर डाल रहा है क्लास 10th का उसको आप फॉलो कीजिए, आपको अच्छा से अच्छा मार्क आ जाएगा, ठीक है। हम ये आपको वादा दिलाते हैं कि साइंस और सामाजिक विज्ञान में हम आपको लगभग 400 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उसी 400 ऑब्जेक्टिव में से आपका 60 प्रश्न इस बार रहेगा, मतलब 60 या 80, क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ है, सेंटअप एग्ज़ाम से कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर, ठीक है। और मंजिल जो हमारा होगा उसको हम प्राप्त करके रहेंगे, ठीक है ना। जब तक मेरा मंजिल प्राप्त नहीं होगा तब तक हम पढ़ते रहेंगे बिल्कुल जोश के साथ, जुनून के साथ। और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16वां प्रश्न में क्या बोला गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी। लेंस आप लोग देखे होंगे, देखिए ये जगह जो हम यहाँ पे छोड़ेंगे, आपको लग रहा होगा कि जगह क्यों छोड़ दिए हैं, लग रहा होगा ना ऐसा। तो देखिए जगह हम काम के लिए छोड़े हैं, आपको जो भी यहाँ समझाना रहेगा हम यहाँ पे जगह पे समझाएंगे। लेंस देखें इस प्रकार से, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में देखे होंगे आप लोग क्या होता है, तो फोकस की जो संख्या होता है कितना होता है भाई जी, F1 और F2। कितना फोकस की संख्या होता है, तो फोकस की संख्या इसमें 2 होता है। आपके पास ऑप्शन एग्जाम में रहेगा 2, बी में रहेगा 3, सी में रहेगा 4 और डी में रहेगा 5। कहेगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो आपके सामने हम अभी बोले कि फोकस की संख्या लेंस में कितनी होगी, तो 2 होगी। यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 होगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरा इसको आंसर छापिए। तो आपके पास ऑप्शन है लकड़ी, बी में चांदी, अरे दोनों जगह चांदी देवा गया है ना। इसको कर लीजिएगा आप, क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लास्टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक। तो आप बताइए जरा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो सकता है। लकड़ी, लकड़ी से विद्युत धारा जाएगा, नहीं जाएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक तो जानते हैं कि कुचालक है, इससे भी विद्युत धारा नहीं जाएगा। नॉट है डी में, तो ये तो होगा नहीं। यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, कि विद्युत धारा का मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा गया शुष्क सेल, शुष्क सेल जिसको ड्राई सेल बोलते हैं, जिसको से हम लोग मोटर चलाते हैं ना, ऐसे ऐसे बचपन में इसको से कनेक्ट करके हम मोटर चलाते हैं गोल के। तो ये जो मोटर चलाते हैं इसको में हम किस सेल का प्रयोग करते हैं भाई जी, शुष्क सेल, ड्राई सेल का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग बैटरी ठेठ भाषा में बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शुष्क सेल का इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ रहता है, आपके पास चांदी, चांदी का तो रहता नहीं भाई जी प्रयोग। हीरा का प्रयोग होगा नहीं, कहा कि हीरा सस्ता मिलता नहीं है, ये तो NOT होगा नहीं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार्बन। शुष्क सेल का जो ऋण इलेक्ट्रोड, ऋण के मतलब माइनस वाला, नेगेटिवली चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है, कार्बन का बना हुआ रहता है। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार से विद्युत बल्ब रहता है ना। इस प्रकार से विद्युत बल्ब आपको मिला होगा, जब पढ़े होंगे तब इस प्रकार से होगा। तो ये विद्युत बल्ब में जो ये बना हुआ रहता है भाई जी, किसका बना हुआ रहता है आप बता सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है चांदी, कार्बन, सोना और टंगस्टन, डी में टंगस्टन है। तो देखिएगा बल्ब में जो ये वाला जो बना हुआ रहता है फिलामेंट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक ना, फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट बना हुआ रहता है भाई जी आपका टंगस्टन का, किस चीज़ का बना हुआ रहता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। तो याद रखिएगा कि फिलामेंट किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। यहाँ तक बात आपको याद में रहेगा। तो ऑप्शन आपका सही उत्तर कौन हो जाएगा, यहाँ पे जरा बताइए तो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बल्ब में फिलामेंट बना हुआ किस चीज़ का रहता है, तो आप सही उत्तर इसका क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे कि सही इस ये जो बना हुआ रहता है किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो फिलामेंट का बना हुआ रहता है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए तो आपको से यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है, वोल्ट, ओम, कूलम और इनमें से कोई नहीं। तो हम सब के बारे में बताते हैं। वोल्ट के आप लोग, वोल्ट जो होता है एसआई मात्रक होता है विभवांतर का या विभव का, ठीक है, विभव या विभवांतर का। यहाँ तक आपको बात याद रहेगा। चलिए विभव या विभवांतर का पूछेगा तो वोल्ट होगा। ओम जो होता है भाई जी, ओम होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक है, ठीक है ना, एसआई मात्रक है, तब प्रतिरोध होता है ओम, ठीक है। हमको से पूछा है आवेश, आवेश का भाई जी होता है, आवेश का कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है, कूलम्ब होता है। अच्छा विद्युत धारा का आप लोग बताइएगा कि विद्युत धारा के क्या होता है। तो विद्युत धारा के कहिएगा कि सर जी विद्युत धारा का क्या होता है, आप बता सकते हैं भाई जी। तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आपको ये छोटा छोटा बात याद रखना है। वोल्ट पूछेगा कि किसका एसआई मात्रक है, तो विभव या विभवांतर का। ओम पूछेगा तब प्रतिरोध का। आवेश पूछेगा तो कूलम्ब हो जाएगा। और विद्युत धारा पूछेगा तो एम्पियर हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो कहा गया कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश कहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। कूलम्ब या कूलम्ब भी कहीं कहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में 21वां प्रश्न में हम बढ़ते हैं। देखिए एकदम जुनून से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं कीजिए, एकदम आराम से पढ़ते चलिए। एग्जाम में लगभग नहीं ऐसा करेगा कि नहीं हम पढ़े हैं, सब लगेगा कि 100% हम पढ़े हैं, ठीक है। बशर्ते कि आप वीडियो को एकदम शुरू से लाइन बाय लाइन देखिएगा तब। चलिए यहाँ पे क्या बोला है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा जो होता है, तो यहाँ पे आप बात ध्यान दीजिएगा। अम्लीय वर्षा से 2-3 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा भाई जी कि जो अम्लीय वर्षा होता है ना, अम्लीय जो वर्षा के नाम आप सुन रहे हैं, इसका पीएच मान अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान आप लोग स्केल पर देखोगे कि बीच में 7, इधर 0, इधर 14। तो यानी कि जो ये स्केल देखे हैं आप लोग, देखें ना पीएच स्केल, यहाँ पे क्या होता है? 7 होता है। जहाँ पे क्या होता है? उदासीन होता है। यहाँ पे उदासीन होता है। इधर बढ़ेंगे 14 भी आएंगे तो क्षारीय ज़्यादा होगा, है कि नहीं? क्षारीय ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या आएंगे तो 0 भी आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा, यानी 7 से नीचे ही रहेगा। तो ये देखिए तो 8.6 हो गया, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इस 7 हो गया, 7 पर अभी हम बोलें क्या होता है? उदासीन होता है। 9 7 से पार कर गया, तो ये चारों में से कोई नहीं होगा, यानी कि 5.6 जो होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। और आपसे एक ऑब्जेक्टिव और पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, क्या पूछा जाता है? शुद्ध जल का, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आप ये माइंड में थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, है कि ना भाई जी। जब थोड़ा थोड़ा से ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तब बूंद बूंद से हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। यानी एक एक ऑब्जेक्टिव को जब हम देखते जाएंगे आसानी से, ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़िए, यहाँ पे कहा है कि NaHCO3, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ये जो दिया गया है आपको NaHCO3, इसका प्रचलित नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है धोवन सोडा। धोवन सोडा तो होगा नहीं भाई जी। धोवन सोडा के सूत्र होता है Na2CO3 या 10H2O, ठीक है, 10H2O होता है, 10H2O। चलिए उसके बाद आपको दिया है अथी विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण को होता है CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण के हो गया, ठीक है, विरंजक चूर्ण कहेगा तो CaCl2। ये हो गया धोवन सोडा के। तब बच गया कौन भाई जी? तब बच गया आपका बेकिंग सोडा। तो ये फार्मूला जो है किसका है? तो बेकिंग सोडा का है, ठीक है, किसका है? बेकिंग सोडा का है। तो आपको याद रहेगा कि देखिए एग्जाम में आपको यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा, या तो बेकिंग सोडा पूछ देगा ना, तो धोवन सोडा पूछ देगा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, धोवन कहेगा ना तो याद रखिएगा एक ट्रिक पर, धोवो 10 रुपया वाला सरफ से। तो धोवन यानी धोने वाला के रुपया से? 10 रुपया वाला से। तो धोवन सोडा के NaHCO3, धोवन में लास्ट में 10 लगा रहेगा। देखिए लास्ट में 10 है, इसको में कुछ नहीं है। तो धोवन कहेगा तो लास्ट में 10, खाली छुच्छे बोलेगा तो बेकिंग सोडा के, तो वो अपने पकड़ लीजिएगा आप, ठीक है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट भाई जी प्रश्न बहुत अच्छा है, कभी कभी बैलेंस करना भी दे देता है एग्जाम में। पढ़िए क्वेश्चन के, कहा है क्वेश्चन क्या आपसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2
अब बराबर आ रहा है BaSO4 अब प्लस 2NaCl, ये आपको आ रहा है। देखिए, और आपसे पूछा है, जैसे आप लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े होंगे तो 5 प्रकार के पढ़े होंगे, संयोजन, वियोजन, उसके बाद पढ़े होंगे क्या, विस्थापन और द्विविस्थापन पढ़े होंगे। ठीक है, विस्थापन को एकल विस्थापन बोलते हैं, और जब दो परमाणुओं का एक दूसरे का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन बोलते हैं। तो देखिए तो भाई जी कौन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सोडियम, यहाँ पे सिंपल में समझिए, यहाँ SO4 था, यहाँ Na2 था, यहाँ Ba प्लस Cl2 तो ये बना दिया था। देखिए तो ये SO4 था जो चल गया ये Ba भीर, Cl2 था जो चल आया Na भीर। तो देखिए तो एक हम मतलब देखिए जैसे दो आदमी है, ठीक, मान लीजिए दो आदमी है, इसको पास गाय है, इसको पास भैंस है, इसको पास गाय, इसको पास भैंस, ये भैंसिया दे दिया ये गैया वाला क्या, ये गैया दे दिया भैंसिया वाला क्या। जैसे ये पहला आदमी था, इसको पास गाय था ये, ठीक है, ये दूसरा आदमी था, इसको पास ये भैंस था, ठीक, ये क्या था, भैंस था। तो ये दूसरा का आदमी था जो कहा हमारा गाय दे दा, ये जो दूसरा का आदमी था पास भैंस था, वो कहा कि ले ला भैंसिया। तो देखिए तो दोनों एक दूसरे से चेंज कर लिया है कि नहीं, चेंज कर लिया। तो चेंज कर लिया था कि एगो परमाणु एक दूसरे का अदल बदल किया, एक वो दोनों किया, यानी दो परमाणु का विस्थापन हुआ। तो दो परमाणु का विस्थापन हुआ तो उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात यहाँ तक दिमाग में गया तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए ना, दो को क्या अदल बदल हो रहा है, इसको भी चला SO4 है, इसको भी चलाया Cl। यहाँ तक बात समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको एक स्क्रीनशॉट आप पहले करिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना की ओर, तो 26 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखिए और उसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ताकि अपने आप से अंदर से लगेगा, आपको आत्मा बताएगा कि हाँ हम इतना पढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम पढ़ते हैं। कहा गया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए चींटी जो होता है, चींटी का आप लोग देख होंगे इस प्रकार का कुछ चींटी होता है कि नहीं, चींटी होता है इस प्रकार से, चींटी होता है कि ना, ये चींटी है। तो चींटी के जो ये डंक रहता है, जैसे मुंह से काटती है, वहाँ पे कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए चींटी के अम्ल में भाई जी, चींटी में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल। यदि आपको ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल नहीं रहे तो इसको मिथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मिथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जब हमको फॉर्मिक अम्ल ना ऑप्शन में रहे चींटी के डंक में तब फॉर्मिक अम्ल, अब फॉर्मिक अम्ल नहीं रहेगा तो मिथेनोइक अम्ल, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक अम्ल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा गया है यहाँ पे क्या, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कहा कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, यहाँ पे देखिए हम जिस सारा ऑप्शन ऊपर में दिया गया था उसको हम थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं, ठीक है ना, कि किसके किसको में ये पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान आपको क्या देना है, एक बात यहाँ पे आपको समझ लेना है। ठीक है, एक बात आपको समझ लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाया जाता है क्या भाई जी, ऑक्जेलिक अम्ल कहा, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है, ऑक्जेलिक जो इधर होता है, जोलिक अम्ल जो पाया जाता है ये पाया जाता है किसमें, टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आया सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल एक आया है कि नहीं, तो स से संतरा, स से सिट्रिक, यानी संतरा नींबू में जो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद मिथेनोइक अम्ल के बारे में तो आपको पता हो गया कि मिथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल जो पाया जाता है किस में पाया जाता है भाई जी, तो चींटी में पाया जाता है। तो सही उत्तर आपका वो हो गया। तो यहाँ पे कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 27 में बढ़ते हैं। कहा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए में है बैगन, बी में है टमाटर, सी में है आलू और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर टमाटर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा CaSO4 हाफ H2O किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए यदि 2CaSO4 ठीक है H2O पूछता तो ई हो जाता किसका, जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम का ही सूत्र होता है। और जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो किस चीज़ में बदल जाता है भाई जी, तो बदल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। किस चीज़ में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है कि नहीं। इसको जब गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है
प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए कि होता है CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। जिप्सम के पूछेगा तो 2 के खाली आगे कर दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ आगे कर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? CaSO4 का कौन सा यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। इसका सही उत्तर प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम जो है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किस आवर्त फलन पर आधारित है? किस आवर्त फलन पर आधारित है? यहाँ से देखिए, आवर्त सारणी से बहुत सारा प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि अष्टक नियम कौन दिए थे? ठीक है, अष्टक नियम कौन दिए थे? ठीक है, ये सबसे पहला प्रश्न बनेगा। फिर त्रिक नियम कौन दिए थे? त्रिक का नियम कौन दिए थे? ठीक है, तो ये 2 तो प्रश्न एकदम निश्चित ही निश्चित आता है। तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छापिए कि ऑक्टेव लॉ होता है यानी अष्टक नियम कौन दिए थे, त्रिक नियम कौन दिए थे। ये दोनों के लिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। हम देखना चाहते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं कि अष्टक नियम कौन दिए थे और त्रिक नियम कौन दिए थे। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। तब तक आप लोग, कहा गया कि आधुनिक आवर्त जो नियम है वो किस पे आधारित है भाई जी? किस आवर्त फलन पे? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। यानी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किस आवर्त फलन पर है? तो आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो इसको हम बोलेंगे परमाणु संख्या पर है। किस पर है? परमाणु संख्या पर है। यहां तक आपको बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा गया है यहाँ पे कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होता है? देखिए, तो आप हम सब बता देते हैं, सबका एग्जांपल बता देते हैं। हाइड्रोजन में पूछता, हाइड्रोजन तो एक बंधन का निर्माण करता है। उसके बाद ऑक्सीजन पूछता तो द्विबंधन का निर्माण करता है। और यहाँ पे पूछ दिया है आपसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है भाई जी त्रिबंधन का निर्माण करता है। ठीक है, त्रिबंध बनाता है। तो आपको एग्जाम में कभी कभी लिखने आ जाएगा कि एक बंधन का एग्जाम्पल दें, द्विबंधन का एग्जाम्पल दें, त्रिबंधन का एग्जाम्पल दें। एक बंधन में हाइड्रोजन, द्विबंधन में ऑक्सीजन और त्रिबंधन में नाइट्रोजन होता है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिआबंध हो जाएगा। ठीक है, त्रिआबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कार्बन के बाह्यतम कक्षा में परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले आप बताइए, कार्बन के C से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन C6, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है। इसको जब आप तोड़िएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2,4, यानी कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर वाला जो कोष में है कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अंदर वाला कोष में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बाहरी कोष में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है भाई जी? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए बाहरी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अंदर वाला में तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बाहरी कक्षा में जो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है कितना होता है? 4 होता है। ना कि देखिएगा मार दीजिएगा 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आपको करना पड़ेगा। बढ़िए आगे कि जंग रोधी स्टील जो होता है, ठीक है, स्टील जो होता है किसका बना हुआ रहता है? तो इसको एकदम साफ साफ याद रखिएगा। पूछा गया है प्रश्न कि मिश्र धातु का ही बना हुआ रहता है। ठीक है, मिश्र धातु का बना हुआ जितना भी सामान रहेगा उसमें जंग नहीं धरता है। तो यानी जंग रोधी स्टील किसका होता है? तो मिश्र धातु का होता है। इसका सही उत्तर मिश्र धातु हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट तब तक कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बढ़ेंगे। ठीक है, और 36 को आराम से समझेंगे और देखेंगे कि क्या बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा ताकि आपको भी मनोबल बनता हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा गया कि समान आणविक सूत्र, ठीक है, समान आणविक सूत्र भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? जिसका समान आणविक सूत्र हो, संरचना सूत्र अलग अलग हो। आपके पास ऑप्शन है संरचनात्मक समूह, समजातीय श्रेणी और सी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि समान आणविक सूत्र, लेकिन भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले को समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखिए यहाँ पे 37 में कहा गया है कि मेडलिफ आवर्त नियम किस पर आधारित है? जो मेडलिफ आवर्त सारणी दिए थे वो किस पे आधारित है? आपके पास ऑप्शन है परमाणु भार, परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जितना मेडलिफ जो दिए थे ये किस चीज़ पर दिए थे?
तो परमाणु संख्या पर दिए थे, ठीक है ना, परमाणु संख्या पे दिए थे, ठीक है। ऐसे तो मेरे अनुसार लगता है परमाणु संख्या ही था, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है। हमको तो ऐसे लगता है कि परमाणु संख्या पे भी है, लेकिन कोई कोई किताब में देखिए कैसा देता है, या परमाणु भार भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा 80% चांस है कि परमाणु संख्या ही था। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, ये डॉट में इसको कन्फर्म कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसमें हम भी सस्पेंस में हैं। चलिए देखिए, कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी का उदाग्र स्तंभ को क्या कहलाता है, मतलब जो खड़ा स्तंभ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो खड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, उदार्ग, उदार्ग स्तंभ को हम लोग समूह बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। और आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या 7 है। तो ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, तो 7 है, फिर समूह की संख्या कितना है, तो 18 है, याद रखिएगा। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि अम्ल राज में सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 का अनुपात क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 4:3, 2:1, 3:1। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर इसका भाई जी सी होगा, 3:1। अम्ल राज में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया जस्ता का अयस्क है, यहाँ पे कहा है जस्ता का अयस्क क्या है, जस्ता जो धातु है उसका अयस्क क्या है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे सिनेबार, बी में है जिंक ब्लेड और सी में है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो आपको पता है कि एल्युमिनियम का है, तो जस्ता का जो होता है जिंक ब्लेड होता है, ठीक है, जस्ता का अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ने मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम है अभी बताए थे, फॉर्मिक अम्ल कहे या मेथनोइक अम्ल कहे, दोनों सेम है। तो मेथनोइक अम्ल, क्वेश्चन नंबर 41 में मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिलिकॉन क्या है भाई जी, अभी तक लगभग 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 7 से 8 बार ना तो 5 बार तो ये जरूर पूछल है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सिलिकॉन क्या है। आपके पास ऑप्शन है धातु, बी में है क्या, सिर्फ धातु ही देके छोड़ दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे बी में है, यहाँ पे क्या, अधातु, ठीक है, बी में क्या भाई जी, अधातु है, अधातु है। और सी में है आपका उपधातु, सी में क्या है, उपधातु है, ठीक है, उपधातु। तो आपको सही उत्तर चूज करना है कि सिलिकॉन जो है मतलब क्या है, धातु है, अधातु या उपधातु है। तो सिलिकॉन भाई एकदम भी VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको VVI मान लीजिएगा, ये VVI एकदम है, ठीक है, ये क्या है, तो उपधातु है। ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर बोला है परमाणु की सोना की परमाणु संख्या, ये भी बार बार पूछा हुआ प्रश्न है कि सोना का परमाणु संख्या क्या होता है। आपके पास ऑप्शन बी 40, 79, फिर 69। तो आपको याद रखना है कि इसका 79 होता है परमाणु संख्या, ठीक है, इसका 79 होता है। आप लोग जरा एल्युमिनियम के, ठीक है, आर्गन के आप लोग परमाणु संख्या बताइएगा, तो कि आर्गन का परमाणु संख्या क्या होता है, और एक कैल्शियम का, इसको कमेंट बॉक्स में छापिए। आर्गन का परमाणु संख्या क्या होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने, कहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल तो चींटी में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू संतरा में। बच गया कौन, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है भाई जी किसमें, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया कि निम्न में कौन कार्बन का प्रूफ है। कार्बन का प्रूफ केमिस्ट्री में पढ़ना है, कार्बन एंड यौगिक चैप्टर में। कार्बन का प्रूफ आपको 3 को पढ़ना है, कौन कौन पढ़ना है, तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या निम्नलिखित में कौन कार्बन का प्रूफ है, तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 50 के आप लोग आंसर कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है भाई जी, देखिए, जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक लाइफ में आगे बढ़िएगा नहीं, ये तो आप नारा जानते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके, अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है, आपको पढ़ना है, एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि टाइम बहुत कम है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो बढ़िए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि निम्न में कौन जैव ऊर्जा, ठीक है, जैव ऊर्जा स्रोत नहीं है। कौन सा ऐसा, मतलब जो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज़ है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जैव ऊर्जा कहने का मतलब वैसा ऊर्जा जो जीवों द्वारा प्राप्त होता है, जीवों के मरने से वो सड़ गल जाता है,
तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको जैव ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया आपसे कि कौन इसमें से जैव ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। लकड़ी, लकड़ी से तो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए कोयला, कोयला भी एक प्रकार के जैविक ऊर्जा है, यानी जीव से उत्पन्न होता है। नाभिकीय ऊर्जा भाई जी जो है ये जैविक ऊर्जा नहीं है, आपको याद रखना है, यानी 20 का सही उत्तर होगा। कहा गया अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, ठीक है। अमीबा में जो लैंगिक जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन ए में मुकुलन, बी में विखंडन, सी में इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में विखंडन विधि द्वारा इसका लैंगिक जनन होता है, ठीक है, यानी अपने तरह जीवों का क्या करता है, उत्पत्ति करता है। कहा गया कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में जाइलम, बी में फ्लोएम, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल के पूछेगा ना भाई जी, ज से जल और ज से जाइलम, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जाइलम। यानी जल को ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है। बढ़िया। नेक्स्ट में कहा खुला परिवहन तंत्र, ठीक है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, बिल्ली में बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, उसके शरीर के अंदर पाया जाता है। मनुष्य में भी अंदर पाया जाता है। जैसे परिवहन तंत्र का मतलब नहीं समझे, हृदय उर्दय हमने के कहाँ पाया जाता है, फड़ा फेफड़ा सब पेट के अंदर पाया जाता है, तो यानी बाहर है, भालू के अंदर है, और तितली सोने बाहर, ये सब जनाता है। तो यानी इसका तितली जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 में और कहा गया इनमें से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, सॉरी यहाँ पे छूट गया, पादप कर लीजिएगा। पादप का मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा। टैनिन है, रेजिन भी है, लैटेक्स भी है, स्टार्च नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टार्च जो है पेड़ का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ठीक है। बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 55 में और कहा गया है इसमें कि इनमें कौन सा अंतः स्रावित ग्रंथि नहीं है। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो अंतः स्रावित ग्रंथि है। आपके पास ऑप्शन है यकृत, बी में है लार ग्रंथि और सी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंतः स्रावित ग्रंथि जो हम बोलते हैं यकृत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, यकृत को बोलते हैं। सही उत्तर इसका यकृत होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में बढ़िए और 56 को पढ़िए, आप लोग आंसर कीजिए इसका कि इनमें से कौन फल को पकने में मदद करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई जी। ये प्रश्न 55 बताएं जे, 56 बताएं जे, लगता है अभी तक बहुत बार पूछा गया है। तो इनमें फल को पकने में मदद कौन करता है, ऑक्सीजन की, एथिलीन की, जेलोब्रिन है, जेलोब्रिन, जा होगा, ये है जो जा है, जा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। तो इसका फल के पकने में जो मदद करता है वो करता है एथिलीन। कौन करता है, एथिलीन करता है। बढ़िए। आगे कहा गया कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके पास घेगा रोग, घेगा रोग हम कल ही समझाए थे, कल वाला वीडियो में, कि घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। फिर एड्स जिसमें खून वगैरह उसमें कुछ कुछ प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है जिसके कारण से सब होता है। मधुमेह, तब मधुमेह जो इसका सही उत्तर होगा कि इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है। बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा ईस्ट में लैंगिक कौन सा लैंगिक जनन पाया जाता है। तो ईस्ट में भाई जी मुकुलन पाया जाता है। अब विखंडन किस में पाया जाता है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में छापिए, अभी हम समझाएं कि विखंडन किस में पाया जाता है। विखंडन का आप लोग ईस्ट में लैंगिक जनन किसके द्वारा हुआ, मुकुलन के द्वारा। विखंडन के द्वारा किस में होता है, इसका आप लोग आंसर छापिए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में जब फटाफट आंसर छापिए तो इसका सही आंसर क्या होगा जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का आप लोग फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। कहा गया कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है। ऑप्शन ए में है गर्भाशय में, बी में है अंडाशय, सी में फैलोपियन नालिका में। तो देखिए मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है भाई जी, तो फैलोपियन की नालिका में होती है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए कहा गया आनुवंशिकता का पिता किन्हें कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेंडल हो जाएगा, ठीक है ना। आनुवंशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है ये। चलिए कहा गया कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह। तो आप लोगों को तो पता है कि जीव मंडल में सारा को प्रकाश कौन देता है, सूर्य देता है, यानी जीव मंडल का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। उसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, अग्नाशय, अंडाशय या यकृत।
तो याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। क्या है? यकृत है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि रक्त क्या है? कोशिका, पदार्थ, या क्वेश्चन नंबर 63 में कि रक्त क्या है? उत्तक, कोशिका या पदार्थ। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है। कहा नर युग्मक की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 64। नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मक की संख्या 23 होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि ओजोन परत, ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है। जो इसका सबसे पहले उत्तर देंगे उसका हम कल लेंगे नाम, प्रीमियर क्लास में, कल के क्लास में हम उसका नाम लेंगे कि हाँ सबसे पहले कौन इस उत्तर को दिए थे। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 77 81 90 94 17। ठीक है, 77 81 90 94 17। इस पर आप सबसे पहले लिख करके जो भेजेंगे उनको कल के क्लास में नाम लिया जाएगा। ठीक है, कि कौन सबसे पहली बार हमको भी ये भेजे थे कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। व्हाट्सअप नंबर मेरा 77 81 90 94 17। इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और भेजिए कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यहाँ तक के लिए। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, बस मेरा यही मोटिव है। और एक बात मेरा ये कहना है, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं कि आज यदि आप 6 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो ना, या 4 घंटा, तो कल दूसरा के यहाँ काम करने के लिए 12 घंटा तैयार रहना। यदि आज अपना सपना को तुम पूरा करने के लिए रेडी नहीं हो तो कल दूसरा के सपना तुम पूरा करेगा। ठीक है, ये बात एकदम माइंड में ठोक लेना कि आज यदि हम अपने सपने के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने सपने के लिए काम नहीं करेंगे, अपने आप के लिए काम नहीं करेंगे, अपने माता पिता के लिए काम नहीं करेंगे, तो समझ जाइए कि कल दूसरा के यहाँ गुलामी करना पड़ेगा। ठीक है ना। और गुलामी से बढ़िया है कि हम 2 रुपये ना कहे कमाए, लेकिन अपना दम पे कमाएं, अपना स्किल पे कमाएं। ठीक है ना। ऐसा ना कि हमरा कोई बोरा ढोबे कह दिया तो बोरा ढोबेंगे। तो एक स्किल अपना बनाइए। आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए मन लगाकर, ताकि बोर्ड में अच्छा नंबर आए। और गांव समाज के, बिहार के रीति तो आप जानबे करते हैं बाकी कि क्या होता है नहीं होता है आगे पीछे जे। तो इसीलिए पढ़िए मन लगाकर और बेटर से बेटर अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, और जो हमसे मदद होगा हम आपको मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।